नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, हमारे यहाँ ज्योग्राफी की नियमित क्लासेस चल रही हैं। इस श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखाओं को। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था अक्षांश रेखाओं को, लैटिट्यूड्स को, और आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स को, यानी देशांतर रेखाएँ। ये दोनों ही टॉपिक जो हैं, अक्षांश और देशांतर, बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। जियोग्राफी के कोर टॉपिक्स में ये आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से सवाल भी जो है काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस क्लास को देखने से पहले आप अक्षांश वाली जो क्लास है उसको ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। उसके बाद ही इस क्लास को देखें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम देशांतर रेखाओं को। देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं और इनके प्रभाव क्या हैं, किस तरीके से ये जो है इस्तेमाल की जाती हैं। तो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो जैसा कि हमने अक्षांश रेखाओं में पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं ग्लोब पर जो कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं और सामान्य रूप से उनकी दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की विद्यार्थियों, तो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं हैं। ग्लोब पर खींचे जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। ध्रुव, पोल्स। हमारी पृथ्वी पर दो पोल हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, जैसा कि आप इस डायग्राम पर देख पा रहे होंगे। ये हमारी पृथ्वी है। इसका जो ऊपर का सिरा है ये है उत्तरी ध्रुव और जो नीचे का सिरा है विद्यार्थियों ये है दक्षिण ध्रुव। तो अगर हम उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव इन दोनों को मिलाते हुए पूरी पृथ्वी पर रेखाएं खींच दें, ध्यान से सुनिएगा, ध्रुवों को मिलाते हुए अगर हम पूरी पृथ्वी पर रेखाओं को खींच दें तो वे सभी रेखाएं उदाहरण होंगी देशांतर रेखाओं का। ध्यान रखिएगा। तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाएं क्या है? पृथ्वी पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको अक्षांश में भी बताया था कि ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं काल्पनिक हैं, ये वास्तविकता में नहीं होती हैं, इनका रियल में कोई वजूद नहीं होता। ये मानवों ने पृथ्वी के अध्ययन को आसान बनाने हेतु इनको खींचा है। तो ध्यान रखेंगे, ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं काल्पनिक हैं। देशांतर रेखाएं क्या है? पृथ्वी पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। ऐसी काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं विद्यार्थियों देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं किस तरीके की होती हैं तो आप इस डायग्राम में बड़ी आसानी से समझ सकते हो। इस डायग्राम में आप देख पाओगे कि पहले प्रकार की जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी वो रेखाएं हैं पड़ी हुई। ठीक है, वो रेखाएं हैं पड़ी हुई, यानी जो लेटी हुई रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं लेटी हुई हैं इनको हम पढ़ करके आए हैं, इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और इस ग्लोब पर जो आपको रेखाएं खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, जो खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी खड़ी रेखाएं उदाहरण हैं देशांतर रेखाओं का। तो ग्लोब पर जितनी भी आपको खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं, ग्लोब तो आप सभी ने देखा ही होगा, तो ग्लोब पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको सीधी सीधी लाइनें दिखाई देंगी ग्लोब पर। तो जो भी सीधी सीधी लाइनें होंगी, एक लाइन इस तरीके की है, जो ये वाली लाइन है ये अक्षांश है और ये वाली जो लाइन है ये देशांतर है। तो इस तरीके से अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल पृथ्वी पर बिछा होता है। अब जिस तरीके से हमने अक्षांश रेखाओं में पढ़ा था कि अक्षांश रेखाओं में एक भूमध्य रेखा होती है जिसे हम 0 डिग्री से इंडिकेट करते हैं और 0 डिग्री के ऊपर 90 अक्षांश होते हैं और 0 डिग्री के नीचे भी 90 अक्षांश होते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो देशांतर रेखाओं का निर्धारण किस तरीके से करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो बिल्कुल इसके मध्य से होकर के जा रही है, बिल्कुल सेंटर से होकर के ये जो लाइन जा रही है विद्यार्थियों, इस लाइन का डिग्री है 0। इस लाइन का डिग्री कितना है? 0। ये है विद्यार्थियों 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री, ये जो देशांतर रेखा आपने देखी है ये वाली, इस 0 डिग्री के दाहिनी ओर वाला सारा का सारा इलाका
अगर हम देखें ये 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री के दाहिनी ओर का सारा इलाका यानी इस तरफ का सारा इलाका ये है पूर्वी गोलार्ध। जिस तरीके से हमने अक्षांश रेखाओं में देखा था, 0 डिग्री के ऊपर का सारा उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे का सारा दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरीके से ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये 0 डिग्री रेखा है। इस 0 डिग्री के इधर का सारा इलाका पूर्व है विद्यार्थियों, और इधर का सारा इलाका पश्चिम है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बातें हैं ये। इस 0 डिग्री के इधर का सारा इलाका पूर्वी गोलार्ध में, और इस तरफ का यानी बाईं ओर का इलाका पश्चिमी गोलार्ध, और दाईं ओर का इलाका पूर्वी गोलार्ध। ध्यान रखेंगे हम। अब विद्यार्थियों इनकी संख्या कितनी है, जैसा कि हमने अक्षांश रेखाओं में समझा था कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं विद्यार्थियों, तो अक्षांश जो है उनकी संख्या है 181, और अक्षांश वृत्त कितने हैं तो 179। कैसे निकलते हैं इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। बात अगर हम करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो इसका जवाब बेहद ही आसान है विद्यार्थियों। जवाब इसलिए आसान है कि पृथ्वी बेसिकली है क्या, एक बड़ा सा गोला ही तो है। अब गोले पर आपको लाइनें खींचनी है, तो पूरा का पूरा गोला जो है वो कितने डिग्री का होता है, सबको पता है ये बात, 360 डिग्री का होता है, यानी 1 डिग्री पर एक लाइन। उसी तरीके से यहां पर लाइनें खींची गई हैं। तो विद्यार्थियों 0 डिग्री के इधर 180 रेखाएं हैं, ध्यान रखेंगे, और 0 डिग्री के इधर भी 180 रेखाएं हैं, ध्यान रखना। यानी 0 डिग्री के इस तरफ 180 रेखाएं आपको मिलेंगी इस तरफ, और 0 डिग्री के इस तरफ भी आपको 180 रेखाएं मिल जाएंगी। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो अगर आप इसका जवाब अक्षांश रेखाओं की तरह देंगे कि ऊपर भी 90 और नीचे भी 90 और एक 0, तो 181 हो रही थी वहां उनकी संख्या। लेकिन यहां अगर हम देखें कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो विद्यार्थियों 180 इधर, 180 इधर, 360 और एक 0, 361। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये जवाब गलत है विद्यार्थियों। किसी भी गोले में जो डिग्री है वो 360 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा गोला, इसमें कितने देशांतर होंगे, तो देशांतरों की संख्या सदैव 360 ही होगी। आखिरकार ऐसा क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों है? तो विद्यार्थियों ऐसा इसलिए है क्योंकि इस संपूर्ण पृथ्वी पर 180 डिग्री जो देशांतर है, ध्यान दीजिएगा, इस संपूर्ण पृथ्वी पर 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये एक ही है। ध्यान से समझना, हमने देखा था अक्षांशों में कि एक 90 डिग्री ऊपर था और एक 90 डिग्री नीचे था, वहां 2 90 डिग्री आ रहे थे। लेकिन अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं में 2 180 देशांतर नहीं होते हैं। देशांतर यहां पर 180 एक ही है। वो पूर्व के लिए भी काम करता है और वो पश्चिम के लिए भी काम करता है। कैसे काम करता है आखिर? तो विद्यार्थियों पृथ्वी गोल ही तो है भाई, पृथ्वी गोल है। अगर आप इस सिरे से चलना शुरू करेंगे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, आपने यहां से चलना शुरू किया और पूरा चक्कर जब आप लगाएंगे तो लौट करके यहीं वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी समझने वाली बात यहां पर यह है कि इस धरती पर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं 2 नहीं हैं, ये एक ही है, जो कि पूर्व के लिए भी काम करती है और पश्चिम के लिए भी काम करती है। बेहद ही आसान बात है भाई। कैसे काम करती है तो हम एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए विद्यार्थियों ये है हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है ना। अब हम इधर की ओर चल रहे हैं, तो इधर क्या होता है? इधर होता है पूर्व। तो ये पूर्व है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। और ये है पश्चिम। अब हम पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करें तो 0 है, 0 से 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से चलता जाएगा और रेखाएं कुछ इस तरीके से आती जाएंगी। यानी 178 डिग्री आएगी, फिर आएगी 179 डिग्री और फिर आ जाएगी 180 डिग्री। पूर्व की ओर चल रहे हैं अभी हम,
पूर्व दिशा की ओर हमने चलना शुरू किया तो 10 डिग्री आया, 20 डिग्री आया, 30 डिग्री आया और इस तरीके से 178 डिग्री, फिर 179 डिग्री और अंत में 180 डिग्री रेखा आ गई। जैसे ही आप 180 डिग्री रेखा पर पहुंचोगे तो आप घूम करके वापस वहीं आ जाओगे, यानी आप बिल्कुल पीछे पहुंच जाओगे पृथ्वी के 180 डिग्री रेखा पर। और 180 डिग्री रेखा जो होगी ये पूर्व का अंतिम बिंदु होगी तथा पश्चिम का प्रारंभिक बिंदु होगी। जैसे ही आप 180 से आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको जो रेखा मिलेगी वो 181 नहीं होगी, वो फिर से 179 डिग्री ही होगी। लेकिन यहां जो 179 डिग्री है ये ईस्ट का है और यहां जो 179 डिग्री होगा ये वेस्ट का होगा। इसके और आगे बढ़ेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 178, 177, इस तरीके से चलता चला जाएगा। मैं समझाना आप लोगों को ये चाहता हूं कि ये जो 180 डिग्री रेखा जो आप देख रहे हैं ये हमारी धरती पर दो नहीं है, ये एक ही है जो पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं के लिए कार्य करती है। इसी वजह से विद्यार्थियों, इसी वजह से जो देशांतर है उनकी संख्या कितनी है? 360, ना कि अक्षांश की तरह 181, यानी वहां पर जो है एक बढ़कर आ रहा था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व और पश्चिम दोनों के लिए काम कर रही है। अक्षांश में हमने देखा था कि एक 90 डिग्री साउथ में था और एक 90 डिग्री नॉर्थ में था, लेकिन यहां पर 180 डिग्री एक ही है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों दिशाओं के लिए ही समान रूप से कार्य करता है। तो ध्यान रखना यहां पर 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये पृथ्वी पर एक ही पाई जाती है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो रेखाएं हैं विद्यार्थियों, ठीक है, ये इस तरीके से खींची जा रही हैं ध्रुवों को मिलाते हुए। तो अगर आप देखोगे प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं गोरे। ध्यान रखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहकर संबोधित करते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो विद्यार्थियों दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है, पेटी कहा जाता है, बेल्ट कहा जाता है। लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने इस लाइन से और इस लाइन के बीच का जो क्षेत्र बनेगा, बात ध्यान से समझिएगा, इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच का जो पूरा एरिया होगा, इस पूरे एरिया को हम नाम देंगे गोरे। और एक गोरे के बीच में जो दूरी होती है वो तकरीबन 111 किलोमीटर ही होती है, ध्यान रखना। अब अगर आप ध्यान दोगे तो आप स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है। इस पूरी पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी आपको कहाँ मिलेगी? तो जवाब आसान है, देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी आपको भूमध्य रेखा के प्रदेशों पर मिलेगी। अगर आप भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ाओगे, भाई यहां आप देख रहे हो ये एरिया इतना बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ध्रुवों की ओर अथवा नीचे जाओगे तो देखिए क्षेत्र जो है छोटा होता चला जा रहा है। भाई क्षेत्र छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ाए जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी है वो कम होता चला जाता है और ध्रुवों पर आकर तो शून्य हो जाता है, क्योंकि यहीं से सारी की सारी देशांतर रेखाएं निकली हैं। तो ध्यान रखना इस बात को, देशांतर रेखाएं जो हैं वो भूमध्य रेखा पर उनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है तथा ध्रुवों की ओर चलने पर उनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर पहुंचकर उनके बीच में कोई दूरी नहीं रहती, दूरी शून्य हो जाती है। तो छोटे छोटे ये जो है पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग ध्यान रखना। तो देशांतर रेखाएं हमने जानी। देशांतर रेखाएं क्या है? वे रेखाएं जो ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं।
देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, क्योंकि एक वृत्त में या एक गोले में 360 डिग्री का ही एंगल अधिकतम हो सकता है, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी है? 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहा जाता है, ध्यान रखना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो लाइन आप बीचों बीच में देख रहे हैं ये है 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर पूरी की पूरी दुनिया को दो भागों में बांट देती है, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। इसके अतिरिक्त इस पूरी धरती पर 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है जो पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के लिए समान रूप से कार्य करती है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमने देखा अक्षांश रेखाएं जो हैं उनका यूज हम कहाँ करते हैं? उनका यूज हम बहुत जगह करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मौसम का। जब हमने जलवायु की बात की थी तो हमने अक्षांश रेखाओं से उसको समझने का प्रयास किया था। उष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ होती है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ होती है, या शीतकटिबंधीय जलवायु कहाँ होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अक्षांश रेखाओं का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है जो हमारी वायुदाब पेटियां होती हैं उनके निर्धारण में। जब हम पवन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको विशेष रूप से जानने की कोशिश करेंगे। अभी की हम बात करें तो हमने देखा अक्षांश रेखाओं के बहुत सारे जो है इस्तेमाल हैं। अब हम बात करें देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल कहाँ होता है, देशांतर रेखाओं का यूज कहाँ है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाएं जो हैं इनका मुख्य रूप से जो इस्तेमाल होता है वो होता है समय निर्धारण के लिए। हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। देशांतर रेखाओं का जो इस्तेमाल होता है वो होता है समय निर्धारण के लिए। किस तरीके से हम इसका समय निर्धारण करते हैं इसको अभी हम जानते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं। देशांतर रेखाओं के संदर्भ में एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं एंटीपोड पॉइंट। ये देशांतर रेखाओं से जुड़ा हुआ एक टर्म है जिसका नाम है एंटीपोड पॉइंट। एंटीपोड पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से होता है, जरा हम जानने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, धरती गोल है, धरती गोल है। अब मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, मान लीजिए आप जो है इस स्थान पर खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर आप जो है खड़े हुए हैं और आपके ठीक विपरीत भी तो कोई ना कोई देश होगा। भाई धरती गोल है, धरती गोल है ना, तो यहां अगर कोई देश है तो इसके ठीक विपरीत यहां भी कोई देश होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर खड़ा व्यक्ति जो है, भाई सिंपल सी बात देखो ये है कि यहां एक व्यक्ति खड़ा है, अगर वह ये जानने का प्रयास करे कि मेरे ठीक विपरीत कौन सा पॉइंट है, यानी अगर हम यहां से लेके यहां तक एक रॉड डाल दें, ध्यान से समझिएगा, यहां से हम एक रॉड डाल दें ठीक इसके विपरीत, और वो जो रॉड होगी पृथ्वी के केंद्र से होकर के जाएगी, तभी तो सटीक पॉइंट पर पहुंचेगी। आड़ी तिरछी कर देंगे तो वो बिल्कुल विपरीत नहीं होगी। मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति खड़ा है उत्तरी ध्रुव पर और वह ये जानना चाहे कि मेरा विपरीत बिंदु कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से अगर हम एक रॉड डाल दें तो वो रॉड कहां जाकर निकलेगी, बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध पर जाकर निकलेगी। तो यहां जो महोदय खड़े हैं ये जानने का प्रयास करते हैं कि मेरे ठीक विपरीत अगर मैं धरती में अंदर घुस जाऊं और निकलूं इस पार, तो वहां जो पॉइंट होगा वो क्या होगा। तो विद्यार्थियों, इस पूरी पृथ्वी पर किसी स्थान का जो बिल्कुल विपरीत बिंदु होता है, इस धरती पर किसी स्थान का ठीक विपरीत बिंदु, भाई दुनिया गोल है, मान लो यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो यहां से खुदाई शुरू करता है, हालांकि ये प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं। यहां से ये आदमी घुसना शुरू करता है धरती के गर्भ में और घुसते हुए पृथ्वी के केंद्र से होता हुआ, क्रस्ट मेंटल कोर से होता हुआ, है ना, जो है आपका अंदर तक जाता है और ठीक दोबारा से क्रस्ट मेंटल कोर को पार करते हुए यहां निकल आता है, मान लीजिए। तो ये जो पॉइंट होगा इस व्यक्ति के लिए यही पॉइंट कहलाएगा एंटीपोड पॉइंट। ध्यान रखना, किसी स्थान के ठीक विपरीत बिंदु, इस धरती पर किसी स्थान के ठीक विपरीत बिंदु को हम एंटीपोड पॉइंट के नाम से जानते हैं।
सिविल सर्विसेज में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। एंटीपोड पॉइंट क्या होता है? एंटीपोड पॉइंट वो बिंदु होता है जो किसी स्थान के ठीक विपरीत होता है धरती पर। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। तो ब्रिटेन वाले ने, जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनकी हमेशा से जो है जिज्ञासा रहती है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन के लोगों ने ज्यादातर दुनिया को गुलाम बनाए रखा, तो पैसे की उनके पास कमी थी नहीं, खूब सारा पैसा था। तो पैसा ज्यादा होता है तो आदमी जो है अन्य चीजों के बारे में दिमाग लगा सकता है। तो ये बात सबसे पहले ब्रिटेन के लोगों के मन में ही आई कि भाई हमसे ठीक विपरीत कौन होगा। तो अब ये तो संभव नहीं है कि यहां से एक सरिया डाल दो साहब, ब्रिटेन से एक सरिया डाल दो और दूसरी जगह निकाल के देख लो। तो उन्होंने इसका पता किया मैप पर। तो उन्होंने ये देखा कि मैप पे अगर हम देखें तो ब्रिटेन के ठीक विपरीत जो देश होगा, ठीक उस पार, भाई मान लीजिए इधर ब्रिटेन है और ये पृथ्वी है, तो इसके ठीक इस पार जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को उन्होंने पता करने का प्रयास किया। और वो पॉइंट कौन सा है? जब उन्होंने ब्रिटेन के ठीक विपरीत पॉइंट निकालने का प्रयास किया तो वो पॉइंट निकला न्यूजीलैंड के पास, और न्यूजीलैंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में वो पॉइंट निकल के आया, और वो पॉइंट था एक आइलैंड पर, एक द्वीप पर। तो ब्रिटेन के लोगों ने उस द्वीप का नाम ही रख दिया एंटीपोड द्वीप। आप मैप पर देख सकते हो, जरा मानचित्र खंगालिएगा और देखिएगा कि किधर है न्यूजीलैंड के पास एंटीपोड द्वीप। ये आपका होमवर्क है, देखना है भी या नहीं। तो एंटीपोड पॉइंट क्या होता है? एंटीपोड पॉइंट किसी स्थान का ठीक विपरीत बिंदु होता है धरती पर। किसी स्थान का ठीक विपरीत बिंदु पृथ्वी पर, उस विपरीत बिंदु को हम क्या कहते हैं? एंटीपोड पॉइंट कहते हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपको ब्रिटेन के संदर्भ में दिया। तो ये एक छोटा सा पॉइंटर से जुड़ा हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने मेन टॉपिक पर लौटते हैं, जो कि है इनका काम, कि आखिरकार ये जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, इनका एक्चुअल वर्क क्या है। ठीक है, इनका एक्चुअल वर्क क्या है। तो विद्यार्थियों, ये जो देशांतर रेखाएं आप देख रहे हैं, इनका कार्य क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि देशांतर रेखाओं का काम है धरती पर समय निर्धारण। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है विद्यार्थियों, इस धरती पर समय निर्धारण। इस पूरी धरती पर जो टाइम मैनेजमेंट होता है, वो देशांतर रेखाओं की सहायता से ही होता है। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये टाइम मैनेजमेंट में काम आती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि देशांतर रेखाओं का उपयोग कहाँ है, तो मेरे बच्चों, देशांतर रेखाओं का उपयोग है समय के निर्धारण में। ध्यान रखेंगे। अब कैसे समय का निर्धारण जो है हम लोग करते हैं, उसको जरा हम जानने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारी जो पूरी पृथ्वी है, इस पर जो डिग्री है वो है 360। भाई पूरी पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री की है, और 360 डिग्री का एक चक्कर हो गया। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर, पूरा 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमने में समय लेती है विद्यार्थियों, कितना? 24 घंटे। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर यानी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? ये लेती है विद्यार्थियों 24 घंटे। 24 घंटे में 360 डिग्री। अब अगर हम देखें कि एक घंटे में विद्यार्थियों, भाई ये तो 24 घंटे में 360 हो गया, अगर हम एक घंटे में निकालने का प्रयास करें कि एक घंटे में पृथ्वी जो है कितने डिग्री घूमेगी, तो सीधी सी बात है 24 में भाग दे दीजिए 360 का। तो जब आप 24 में 360 का भाग देंगे तो निकल करके आएगा 15 डिग्री। यानी 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, यानी एक पूरा चक्कर, और एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। एक घंटे का मतलब हो गया सीधा सीधा 60 मिनट। बात समझ रहे हैं ना? 60 मिनट हो गया। अगर हम ये निकालने का प्रयास करें, भाई एक घंटे का मतलब क्या हो गया यहां पर? 60 मिनट। अब हम ये निकालने का प्रयास करें कि पृथ्वी जो है,
1 डिग्री कितने में घूमती है? भाई 1 घंटे में घूम रही है 15 डिग्री। अब हमें निकालना है कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। तो सीधी सी बात है, 15 का भाग दे दीजिए 60 मिनट में, तो निकल आएगा 1 डिग्री कितने में घूमेगी। तो 15 चौके 60, ये निकल के आ जाएगा 4 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में जो समय लेती है वो लेती है 4 मिनट का। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, तो 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 24 घंटे। आपको भरोसा ना हो तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, इसमें 360 का गुणा कर दीजिए 4 में, तब भी 24 घंटे ही निकल करके आएगा। आप चेक कर सकते हो। तो हमारे पास फैक्ट ये निकल के आया कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में लेती है 4 मिनट का समय। अब विद्यार्थियों, हमने देखा कि 1 डिग्री घूमने में ले रही है 4 मिनट का समय। अब टाइम किस तरीके से हम लोग सेट करते हैं? तो विद्यार्थियों, हमने पूरी की पूरी धरती का जो समय सेट किया हुआ है वो 0 डिग्री से किया हुआ है। 0 डिग्री से, ध्यान रखना। हमने पूरी पृथ्वी का समय किस हिसाब से सेट किया है? हमने 0 डिग्री से सेट किया हुआ है। 0 डिग्री रेखा को हम कहते हैं GMT रेखा। GMT रेखा का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। GMT रेखा का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। और GMT रेखा जो है विद्यार्थियों, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है ये 0 डिग्री, और ये पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो GMT रेखा से ही पूरी दुनिया का समय निर्धारण जो है हम लोग करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं? तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि प्रति देशांतर रेखा, भाई प्रति देशांतर रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर होती है। 1 डिग्री, 2, 3, 4 से 360। तो विद्यार्थियों, मान लिया एक देशांतर रेखा ये है और दूसरी देशांतर रेखा ये है। तो अगर आप एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा पर जाने का प्रयास करोगे, या आप एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा पर जब आप जाते हो तो समय में 4 मिनट का अंतर आएगा। एक देशांतर रेखा को क्रॉस करके दूसरी देशांतर रेखा पर जाने में समय में 4 मिनट का अंतर आता है। 4 मिनट का अंतर क्यों आता है वो हमने देख लिया, क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो तकरीबन 111 किलोमीटर होती है, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच में जो समय में अंतर होता है वो कितना होता है? 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर होता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच में समय में। 4 मिनट ही क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। अब मान लो हम यहां से आगरा गए या हम यहां से लखनऊ गए, तो अगर हम यहां से लखनऊ जाएंगे या मान लो आगरा जाएंगे, यहां से तो तकरीबन 120 किलोमीटर है आगरा। अब 120 किलोमीटर का मतलब ये हो गया, हम जानते हैं कि प्रति 111 किलोमीटर की दूरी पर देशांतर रेखाएं हैं, तो कम से कम एक देशांतर रेखा तो पड़ ही जाएगी। यानी जब हम यहां से आगरा गए तो कम से कम एक देशांतर रेखा हमने क्रॉस कर दी। तो क्या जैसे ही हम आगरा पहुंचेंगे हमारी घड़ी 4 मिनट आगे हो जाएगी या 4 मिनट पीछे हो जाएगी अपने आप? क्या ऐसा होता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता विद्यार्थियों, क्योंकि एक देश में सामान्य रूप से एक ही समय होता है। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूमिए, टाइम आपको एक ही मिलेगा। चाहे आप आगरा जाइए, चाहे आप दिल्ली जाइए, चाहे आप कलकत्ता जाइए, चाहे आप चेन्नई जाइए, समय आपको एक ही मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये कोई हमारा देश है, मान लिया हमने, थोड़ा समझाने के लिए, ये मान लिया हमारा एक देश है विद्यार्थियों, ठीक है, ये एक देश है, और इस देश में जो है अभी बजे हुए हैं दिन के 12। इस देश में विद्यार्थियों अभी दिन के 12 बजे हुए हैं। अब इस देश में
यहां भी दिन के 12 होंगे, यहां भी दिन के 12 होंगे, यहां भी हर जगह कितने बजे होंगे? दिन के 12 ही बजे होंगे। लेकिन जैसे ही आप इस देश की सीमा को क्रॉस करोगे, मान लो ये सीमा है और उसके बाद ये एक दूसरा देश लग गया, तो जैसे ही आप इस देश की सीमा को क्रॉस करोगे वैसे ही समय में अंतर आ जाएगा। कितना अंतर आएगा? तो ये डिपेंड करेगा उस देश में कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो मान लीजिए ये कोई देश है और इस देश में देशांतर रेखाओं की संख्या है कितनी? 15। इस देश में 15 देशांतर रेखाएं बीच में पड़ रही हैं। अब 15 देशांतर रेखाएं हैं इस पूरे देश में और हमें इस देश का समय निकालना है कि यहां जब 12 बज रहे हैं तो यहां कितना होगा। तो विद्यार्थियों, एक देशांतर रेखा के बीच में समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का एक देशांतर रेखा। और 15 देशांतर रेखाएं जब इसके बीच में पड़ रही हैं तो 4 से गुणा कर दीजिए, कितना अंतर आ जाएगा? 60 मिनट का। तो इस तरीके से ये जो है समय सेट होता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि यहां कितने बजे होंगे? 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो क्या 1 घंटा यहां जोड़ा जाएगा या 1 घंटा घटाया जाएगा? क्या यहां 11 बज रहे होंगे या यहां पर 12 बज रहे होंगे? तो ध्यान देना, जब हम पूर्व की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम पूर्व की ओर चलते हैं तो प्रति देशांतर रेखा समय 4 मिनट जोड़ा जाता है पूर्व की ओर चलने पर, और जब हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो 4 मिनट घटाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूर्व की ओर चलते हुए जब आप किसी देश की यात्रा करोगे तो उस देश में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उसके हिसाब से 4 मिनट का गुणा करके हम समय को जोड़ देंगे। जब इस समय इस देश में 12 बज रहे हैं, उसी समय इसके पड़ोसी देश में जहां पर 15 देशांतर रेखाएं हैं तो उसके हिसाब से यहां पर कितने बज रहे होंगे? 1। यहां पर 1 बज रहा होगा उसी समय पर। क्यों? क्योंकि इस देश में तकरीबन 15 देशांतर रेखाएं जो हैं पड़ रही हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यही देश इसके पश्चिम में होता तो हम 60 मिनट घटा देते तो यहां पर कितने बज रहे होते? 11। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। पूर्व की ओर चलने पर समय में 4 मिनट के हिसाब से हम प्रति देशांतर रेखा जोड़ेंगे और पश्चिम की ओर चलने पर समय में प्रति देशांतर रेखा 4 मिनट के हिसाब से हम लोग घटाएंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारी की सारी है। और इसी तरीके से हम पूरी दुनिया का समय निर्धारण करते हैं, पूरी दुनिया का। भारत का भी हम इसी तरीके से करते हैं। बात करें भारत की तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब हम अगर भारत की बात करें कि भारत में किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होता है, तो देखो भाई, देशांतर रेखाओं से ही होगा। तो देखो ये देशांतर रेखा यहां पर लिखी हुई है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत का स्टार्टिंग पॉइंट है, भारत का देशांतरी विस्तार है। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तभी आएगा। और ये है इसका लास्ट पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये बात सबको पता है कि भारत का जो समय है हमने कहां से लिया है, तो यह सबको पता है कि भारत का समय हमने लिया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये बात सबको पता है, सब व्यक्ति ये बात जानते हैं कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हमने आखिरकार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही क्यों लिया? हमने 90 से क्यों नहीं ले लिया? हमने 95 से क्यों नहीं ले लिया? तो इसका जवाब बेहद ही आसान है विद्यार्थियों। मानक समय वहां से लिया जाता है जो किसी देश का मध्य बिंदु होता है। तो अगर आप 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट को जोड़ दें और 2 से भाग दे दें तो आंसर में आपको 82.5 ही निकल करके आएगा। भरोसा ना हो तो आप करके देख लीजिएगा इस काम को। 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए तो मध्यवर्ती रेखा जो निकल करके आएगी वो 82.5 डिग्री से ही निकल करके आएगी। अब हमें ये बात पता है कि हमारा मानक समय 82.5 डिग्री से लिया गया है। अब हमने अपना मानक समय 82.5 डिग्री से ले लिया। नॉर्मल बच्चे ये भी रट्टा मार लेते हैं कि भाई 82.5 डिग्री से लिया है और जीएमटी से कितना आगे है, तो सबने रट्टा मार लिया ये बात 5.5 घंटे आगे है।
लेकिन 5.5 घंटे ही क्यों आगे है? 6 घंटे क्यों नहीं कर लिया? 10 घंटे क्यों नहीं कर लिया? आसान रहता, 10 घंटे में गुणा भाग करने में आसानी होती। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी विद्यार्थियों यही देशांतर रेखाएं हैं। हमारा समय जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटे। निकालते हैं कैसे 5.5 घंटे आगे है विद्यार्थियों। तो देखो जीएमटी लाइन कौन सी है? ये वाली 0 डिग्री, ठीक है ना। अब 0 डिग्री से हमें निकालना है 82.5 डिग्री तक, ठीक है। 0 डिग्री से हमें निकालना है 82.5 डिग्री तक। तो 0 डिग्री से जब आप 82.5 डिग्री तक आएंगे तो बीच में कितनी देशांतर रेखाएं पड़ेंगी? भाई 0 डिग्री से आपने चलना शुरू किया और 82.5 डिग्री तक आ गए तो कितनी देशांतर रेखाएं बीच में पड़ी? 82.5 ही पड़ेंगी। भाई 0 से चले 82.5 तक आ गए तो बीच में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 82.5। प्रति देशांतर रेखा समय में कितना अंतर आता है? 4 मिनट। 82.5 में गुणा कर दीजिए 4 मिनट का। तो अगर हम 82.5 में गुणा करें 4 का तो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल करके आया विद्यार्थियों 330 मिनट, क्योंकि हमने 4 मिनट से गुणा किया है। 330 मिनट है। बदल लीजिए घंटे में, 60 से भाग दे दीजिए। 60 से जैसे ही आप भाग देंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, ये निकल के आए 5.5 घंटे। यही कारण है कि भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। यही इसका कारण है, ठीक है ना। हर चीज जो है जियोग्राफी में साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपने मन से कुछ भी रख लिया है। तो इस तरीके से ये जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि 5.5 घंटे तो हमने निकाल लिया, लेकिन आगे ही क्यों है, पीछे क्यों नहीं है? तो जवाब बेहद ही आसान है। भाई ये है 0 डिग्री और भारत इधर है कहीं पूर्व में, और अभी हमने जाना कि जब हम पूर्व की ओर चलते हैं तो समय 4 मिनट के हिसाब से आगे बढ़ता है, तो हमने 5.5 घंटे आगे बढ़ा लिया। यानी जिस समय इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे, क्योंकि जीएमटी लाइन कहां पर है? इंग्लैंड में है। जिस समय इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे उसी समय भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अगर भारत पूर्व की जगह पश्चिम में होता तो इसी लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर पूर्व में है, इसको जस्ट उठाकर पश्चिम में रख दीजिए। 82.5 डिग्री पूर्व की जगह 82.5 पश्चिम कर दीजिए, तब क्या होता? क्या तब भी समय 5.5 घंटे के हिसाब से आगे बढ़ता? नहीं, तब समय जो है 5.5 घंटे के हिसाब से पीछे होता। तो जब पीछे होता उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम पश्चिम में जाते हैं तो 4 मिनट के हिसाब से समय को घटाते हैं। तो अगर पश्चिम में होता तब जिस समय इंग्लैंड में 12 बज रहे होते तो उस समय भारत में समय हो रहा होता तकरीबन 6:30 का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है टाइम मैनेजमेंट करते हैं, इस तरीके से जो है हम समय का निर्धारण करते हैं। यहां से इस विधि से आप किसी भी समय को निकाल सकते हो। मान लो आपसे कभी पूछ ले कि जीएमटी पर 12 बज रहे हैं तो बताइए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बज रहे होंगे, या 60 डिग्री पर पूछ ले आपसे सीधे सीधे। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया आयोग ने कि बताइए 0 डिग्री पर अभी 12 बज रहे हैं तो बताइए उसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो बहुत ही आसान है इसका जवाब। कितना हो जाएगा? 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 60 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, 60 में भाग देंगे तो सीधे सीधे निकल के आए 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब ये हो गया कि जिस समय जीएमटी पर 12 बज रहे होंगे उस समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 4 बज रहे होंगे। अगर यही 60 डिग्री पश्चिम में होता तो 12 में से 4 हम लोग घटा देते, सुबह के 8 बज रहे होते। तो ये चीज़ें जो है बेहद ही आसान है और ये सारे के सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इससे आप कहीं का भी समय, दुनिया के किसी भी स्थान का समय जो है आप निकाल सकते हो। अब एक छोटा सा प्रश्न और है कि ये जो 82.5 डिग्री रेखा है ये कहाँ से होकर के जाती है? तो इसमें बड़ा ही डाउट रहता है, पहले मुझे भी डाउट रहता था, बट धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो ही जाती हैं। तो विद्यार्थियों अगर हम देखें कि ये 82.5 डिग्री रेखा कहाँ से होकर के जाती है तो इसका जवाब बेहद ही आसान है। ये जो है 82.5 डिग्री रेखा जाती है मिर्ज़ापुर से। ध्यान रखना विद्यार्थियों, मिर्ज़ापुर से होकर के जाती है 82.5 डिग्री रेखा।
पहले ये रेखा जो है जाती थी इलाहाबाद के नैनी से। इसलिए कुछ विद्यार्थी यही रट्टा मान लेते हैं कि 82.5 डिग्री रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। 82.5 डिग्री रेखा जो है मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, और मिर्ज़ापुर में एक जगह है जिसका नाम है अमरावती चौराहा, और उसी अमरावती चौराहे पर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है IST का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, और वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां से जो है भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। उसको फोटो में आप देख पाओगे। तो मिर्ज़ापुर से होकर ही गुजरती है मानक समय रेखा, ना कि इलाहाबाद के नैनी से। अब ये कब से सेट हुई है तो ये भी आप लोग जान लीजिए। ये जो है सेट हुई है 1 जनवरी 1906 से। 1 जनवरी 1906 से ही ये मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, मतलब इसको सेट कर दिया गया है। उससे पहले जो है ये इलाहाबाद के नैनी से जाती थी। क्यों जाती थी? तो इसलिए जाती थी क्योंकि 1906 से पहले अंग्रेज जो है वो कलकत्ता से आए थे चेन्नई, और जब वो चेन्नई आ गए तो उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड लाइन को चेंज कर दिया, और तब उन्होंने जो है इसको चेन्नई से होकर के गुजारा। तो अंग्रेजों के समय में जब 1906 से पहले भारत की मानक समय रेखा चेन्नई से होकर के गुजरती थी, तब वो इलाहाबाद के नैनी से होकर के जाती थी। लेकिन 1906 के बाद अंग्रेजों ने इसे पुनः चेंज किया, और अब जो है ये मिर्ज़ापुर से जाती है। और मिर्ज़ापुर के विंध्यवासिनी एक चौराहा है, वहां पर जो है ये होकर के गुजरती है, और बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है। कब से सेट हुआ है? 1 जनवरी 1906 से। तो ये पूरा टॉपिक था आपका देशांतर रेखा। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।